लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुरगाम हुसैन और आप देख रहे हैं यूसीपी टीवी डिफेंस डे स्पेशल ट्रांसमिशन। नाज़रीन कराम, 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान और यौम शहदाए पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। आज पाकिस्तानी कौम अपना 56वां यौम दिफ़ा मना रही है। अगर हम बात करते हैं 6 सितंबर 1965 की, तो ये वो दिन था कि जब दुश्मन ने रात की तारीखी का फ़ायदा उठाते हुए हमला किया, और वो दुश्मन जो हमसे 6 गुना बड़ा था। अगर हम बात करते हैं रकबे के लिहाज से, या हम बात करते हैं फ़ौजी वसाइल या फ़ौजी तादाद के लिहाज से, हर लिहाज से वो हमसे 6 गुना बड़ा था। उसका शायद ये मानना था कि पाकिस्तानी फ़ौज सो रही है, या पाकिस्तानी फ़ौज इस कदर ताकतवर नहीं है कि वो उसका मुकाबला कर सके। लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। उसको ये नहीं पता था कि उसका मुकाबला इकबाल के शाहीनों से है, उसका मुकाबला इस्लाम के जांबाज़ों से है, जो कि उसके सामने सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जब जोश और जुनून के सामने ताकत का गरूर आया तो उसका क्या हशर हुआ। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर करार हैदर साहब। आप यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में उस्ताद हैं और आपका ये भी एक कारनामा है कि आप फ़ौज में भी अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे चुके हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यूसीपी टीवी को टाइम दिया। और मैं आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ यौम दिफ़ाए पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह यूसीपी ने मुझे फिर मौका फ़राहम किया, और वाकई आज का दिन मुबारक का मुस्तहिक़ है, क्योंकि आज के दिन जैसा कि आपने अपने तारुफ़ी कलमात में कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने तादाद में कामयाबी के बावजूद, असले में कमी के बावजूद, जोश ईमानी से, जज्बे हुब्बुल वतनी से उस काम को कर दिखाया जिसको दुनिया मानने को तैयार नहीं थी। तो यकीनन हम सब आज मुबारकबाद के मुस्तहिक़। बिल्कुल जी। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं आज की आवाम की, तो वो इस दिन पर मुबारकबाद अमूमन नहीं देते। अगर हम देखते हैं जश्न आज़ादी तक की तो मुबारकबाद आती है, लेकिन आप इस इस मौके के मुनासबत के लिहाज से आप ज़रा बताएं कि आज के दिन की मुबारकबाद क्यों ज़रूरी है। ज़रा इस आज के दिन की ज़रा आप इम्पोर्टेंस बताएं ज़रा हमारे नाजरीन को। जी, अक्सर आप पढ़ते आए होंगे, लेकिन चूँकि आपने अपने तारुफ़ी उसमें कलमात में बताया कि मेरा चूँकि फ़ौज से भी ताल्लुक़ है, मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ, बायसे फ़ख्र व तफ़ाख़ुर समझता हूँ कि ना सिर्फ मेरा ताल्लुक़ है बल्कि मेरे पूरे खानवादे का फ़ौज से ताल्लुक़ है। तो इसलिए 1965 6 सितंबर हिंदुस्तानी फ़ौज ने ये ठाना हुआ था कि हम जिम खाना में जाके शाम को जश्न मनाएंगे, पाकिस्तान को चाय पिएंगे जी, फतह करने का। तो पहले तो हमारी रेंजर्स, जो कि हमारे रेंजर्स के जवान हैं, जिनको बॉर्डर फोर्स भी कहते हैं, उन्होंने रोकी रखा। फिर हमारी जब फौज गई तो उन्होंने उनको जाके रोका और इस तरीके से दांत खट्टे किए कि आज तक वो ज़ख्म चाट रहे हैं और उनका ये ज़ख्म चाटने का अमल ख़त्म नहीं हुआ। तो क्या हुआ, ऐसा आपने ख़ुद कहा कि हमारे इस्सातिज़ा पे, हमारे बड़ों पे ये वाजिब है, मैं इसको वाजिब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाजिम नहीं, वाजिब है कि उनको इन दोनों में बताएं कि क्यों आज के दिन मुबारकबाद देना बनता है। आप देखिए, जब भी कोई ऐसा कारनामा पंजाब देते हैं जिसकी दुनिया तवक्को नहीं कर रही होती, तो उस कारनामे की कामयाबी पर अंजाम पजीरी के बाद उस पर मुबारक देना लाजिम हो जाता है। तो लिहाजा इस दिन को हमने अपने वतन अजीज़ का दिफा करके दुनिया को बताया, और पाकिस्तानी कौम को, जो उस वक्त बच्चे पैदा हुए थे, उनको आज सोचना चाहिए कि उन पर तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो सितंबर के महीने में पैदा हुए, उनके बड़ों पे ये ज़रूरी हो जाता है कि बताएं कि किस तरीके से हमने अपने से इतने बड़े दुश्मन को, जो कि खुशफहमी में मुब्तला था, उसको हमने बताया कि याद रखो, असला
और हथियार एक अलग चीज़ है, लेकिन जो जज्बा ईमानी है, जो जज्बा हुब्बुल वतनी है, जो वतन को बचाने का अज़्म व हौसला है, वो हर एक में पैदा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये आपकी बात से मुझे एक कहावत याद आ गई है कि वेपन्स मैटर नहीं करते, वेपन्स के पीछे का जो इंसान है वो मैटर करता है कि वो उसको यूज़ कैसे करता है। तो इसी के लिहाज से मुझे आप एक और बात बताएं कि जब भी 6 सितंबर 1965 का जिक्र होता है, उस दिन अगर हम अयूब खान की जो यादगार तकरीर है, जो कौम से खिताब है, अगर हम उसका जिक्र ना करें तो मेरा ख्याल है ये नाइंसाफ़ी होगी। ज़रा उस लिहाज से ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं कि अयूब खान की उस तकरीर ने क्या किया था और उस तकरीर में था क्या। मैं आपको एक बात बताऊं, अयूब खान की इसी तकरीर ने उसकी पूरी ज़िंदगी के गुनाहों का धोना धो दिया। अच्छा। क्योंकि वो आर्मी जनरल था और 58 में उसने मार्शल लॉ नाफिज करके 7 अक्टूबर 1958 को उसने जो आखिरी हमारे वज़ीर आज़म थे मुंतखब, जिनका नाम था फिरोज़ खान नून, उनकी हुकूमत को चलता कर दिया। तो लोग उनके बड़े ख़िलाफ़ थे, लेकिन एक तो खैर उन्होंने इकदाम अच्छे किए, लेकिन 1965 की जंग में जो कफ़ारा अदा कर दिया ना उन्होंने, वो कफ़ारा मैं कहूँगा कैसे, उन्होंने खिताब किया कौम से, जो बातें आपने जिनको आपने निशानदेही की, उन्हीं को उन्होंने जोर दिया कि हम तादाद में ज़रूर कम हैं, ठीक है, लेकिन हम जज्बे ईमानी से और इसार और क़ुरबानी के जज्बे से सरशार हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और दुश्मन जान ले कि उसने ए दुश्मन दीन तूने किस कौम को ललकारा, लो हम भी हैं सफारा। तो ये उस वक्त एक तराना था। अयूब खान ने कौम को खिताब करके उनके जज्बे हुब्बुल वतनी को एक नई जहत अता कर दी। बिल्कुल ऐसी। और अगर हम बचपन में, जैसे आपको पता है कि पीटीवी पे ड्रामे लगा करते थे, मेजर अजीज़ भट्टी का ड्रामा लगा करता था, तो मैं उस ड्रामे में देखता था कि जब अयूब खान की इस तकरीर ये दिखाई जाती थी, उसके बाद लोग जो है वो वाघा बॉर्डर की तरफ चले गए थे। ऐसे ही वो डंडे, ईंटें वगैरह जो उनके हाथ में वो लेकर चले गए थे। ऐसे ही तो वो जज्बा उनका इतना बाहर आ गया था। तो फिर क्या हुआ था, अवाम जब चले गई तो फौज ने फिर लड़ने दिया, नहीं लड़ने दिया, ज़ाहिर है फौज लड़ने तो नहीं देगी उनको। तो फिर फौज ने कैसे अवाम को ठंडा किया कि जी ये देखिए, बिल्कुल अवाम ने सिर्फ अपनी फौज से यकजहती दिखाने के लिए वहाँ गए, लड़ना मकसद नहीं था। याद रखिएगा, बड़ा मशहूर कौल है कि अनलेस यू बीट द विल ऑफ द नेशन यू कांट डिफीट अ नेशन। जब तक आप किसी कौम के जज्बे को नहीं मारेंगे तब तक आप उस कौम को शिकस्त नहीं दे सकते। तो अवाम को फौज ने वापस कर दिया, लेकिन अवाम अपने साथ बेशुमार चीज़ें खाने पीने की लेके गए। और उसके बाद लाहौर में ये आलम था कि जो बड़े बूढ़े थे और ख़ास तौर पर जो जवान थे, वो अपनी छतों पे चढ़ गए। जब इंडियन जहाज हमला आवर होते थे तो नीचे जैसे लगता था पत्थर मार के उनको गिराने की कोशिश करेंगे। तो ये एक चीज़ नहीं आपको मैं बताता, ये जज्बा ईमानी की आपने बात की कि वो पत्थर से जहाज़ों को गिराने की कोशिश करते थे। जहाज़ों का जिक्र हुआ है और हम पाकिस्तान एयरफोर्स का जिक्र ना करें तो ये भी गलत होगा। तो आप इस पूरी जंग में 6 सितंबर, वैसे तो पाक फ़िज़ाइया को जो दिन डेडिकेट किया गया है वो 7 सितंबर का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसे ही 7 सितंबर का दिन है, लेकिन पाक फ़िज़ाइया का आज जिक्र करना लाजिम है। तो ज़रा बताएं कि पाक फ़िज़ाइया का इस जंग में कितना अहम किरदार था। देखिए, कोई भी फौज जो है अपने एयर कवर के बिना अपने मकासद अहदाफ हासिल नहीं, बड़ी फौज अगर हम बात करें, कोई भी फौज बड़ी हो छोटी हो, बल्कि अगर आप गल्फ वॉर में चला जाए, अमरीकी चूंकि डरते हैं, अपने वियतनाम से उनको एक सबक मिला था, अफगानिस्तान से मजीद सबक मिला जब 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल फतह कर लिया और 1,20,000 आर्मी छोड़ के भाग गई। उन्होंने गल्फ वॉर में मुकम्मल तौर पर अपने एयरफोर्स पर इन्हिसार किया था। एयरफोर्स का इतना अहम किरदार, कलीदी किरदार होता है। एयरफोर्स में उस वक्त हमारे एयर मार्शल नूर खान जो थे एयर चीफ थे। आर्मी के सरबराह का नाम था जनरल मूसा खान। उनका ये नाम था। उन्होंने क्या किया कि 3-4 नाम सिर्फ इसके जहन में आ रहे हैं, मेरे जहन में 3-4 नाम आ रहे हैं। एक MM आलम, मोहम्मद महमूद आलम साहब, बांग्लादेश से ताल्लुक था। उसके बाद सरफराज अहमद रफीकी, वो भी बांग्लादेश के थे। बिल्कुल, ये वाहिद एयरफोर्स के ऑफिसर हैं। निशान हैदर के बाद दूसरा बड़ा जो शजात का निशान है उसको कहते हैं हिलाल जुरत, तीसरा है सितारे जुरत। ये वाहिद पाकिस्तान आर्मी के एयरफोर्स के जवान हैं
पायलट हैं जिनको हिलाले जुर्रत भी मिला 65 की जंग में और सितारे जुर्रत भी मिला। क्या बात। उसके बाद तीसरे यंग, मैं बताता चलूँ आपको, एम आलम से शुरू किया मैंने, आ गया मैं सरफराज रफीकी पे। तीसरा मैंने आपको बताया जो हमारे यंग थे वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, यानी कप्तान थे एयरफोर्स में, जिसमें फौज में कप्तानी के ओहदे के बराबर होता है एयरफोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ख्वाजा यूनुस हसन, अच्छा, लाहौर के रहने वाले थे। उन्होंने जब देखा कि उनका जहाज़ हिट हो गया है तो उन्होंने अपने जहाज़ को हिंदुस्तान के हवाई अड्डे जिसका नाम पठानकोट था उस पर गिरा दिया और उन तैयारों को जो कि आमादा थे पाकिस्तान पे हमला आवर होने के लिए उनको नाकारा बना दिया और उनको इस शजात के बहादुरी के कारनामे पर सितारे जुर्रत से नवाजा गया। सो हमारी एयरफोर्स इतनी काबिल एयरफोर्स है, हमारी नेवी भी पीछे नहीं रही, लेकिन चूंकि वक्त थोड़ा है और हम चूंकि 6 सितंबर का हवाला। मोहम्मद महमूद आलम का आपने जिक्र किया, मैं अपने नाजरीन को ये बताता भी चलूँ कि मोहम्मद महमूद आलम वो हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है और वो आज भी मौजूद है और मेरा ख्याल है कि रहती दुनिया तक वो कायम रहेगा, क्योंकि वो कारनामा उन्होंने ऐसा सर अंजाम दिया था कि वो मेरा नहीं ख्याल आगे कोई तोड़ सकता। तो आप ज़रा उस कारनामे के ऊपर भी ज़रा रोशनी डालें। देखिए, एयरफोर्स में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको कहा जाता है डॉग फाइट। डॉग फाइट, अगर तो डॉग में जहाज आमने सामने और करीब बिल्कुल, फिर ही डॉग एक दूसरे पे हमला करेंगे ना। तो एम आलम के पास हमारा पुराना जहाज थे जो कि अमेरिका ने जो 53 की कोरियन वॉर थी, एशिया में है, 2 कोरिया में जब जंग छिड़ी तो एक के पीछे सोवियत यूनियन था और चाइना था, नॉर्थ कोरिया, कि उनकी जो है आइडियोलॉजी है इनसे मिलती है, कम्युनिज्म। एक के पीछे कैपिटलिज्म अमेरिका था। तो लिहाजा जाते हुए उन्होंने हमारे पे बड़ा एहसान किया, जाते हुए हमें जहाज दे गए सारे। तो एम आलम ने उस जहाज से इंडिया के 5 हंटर जहाजों को गिराया और 1 मिनट के अंदर गिराया। 1 मिनट के अंदर गिराया। तो जैसा कि आपने कहा, ये एक ऐसा कारनामा है, इसके लिए यकीन कीजिएगा कि आपको अपनी जान को खतरे में डाल के ऐसी पोजीशन में बाबर आना पड़ता है जो कि जब आप एयरफोर्स में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं ना रसालपुर में, आपको कभी ये नहीं सिखाया जाता, कभी ये नहीं सिखाया जाता। लेकिन ये जज्बा ईमानी आपको ये चीज़ सिखाती है कि आपने अपने हाथ, अपनी जान अपने हथेली पर रख कर आपने मुल्क का दिफा कैसे करा और गाजी बनकर लौटे, गाजी बनकर। और सबसे बड़ी बात यह कि दुश्मन को नाको तले चने चबवाए, लेकिन उसके साथ साथ वो गाजी बनकर लौटे। और जब एयरफोर्स के जो अपने हमारा अड्डा था सरगोदा का, वहाँ से उन्होंने फ्लाई किया था, वहीं जब वापस उतरे, आज तक जैसा कि आपने कहा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम तबिंदा सितारे की मानंद चमकता रहेगा और इंशाल्लाह चमकता भी रहेगा रहती दुनिया तक। मुझे एक बात बताएं कि आप, जैसे कि हमारे नाजरीन को पता है कि आपका ताल्लुक फौज से है जी, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि हमारा दुश्मन हमें हमेशा कमज़ोर क्यों समझने की गलती करता है? अगर हम बात करते हैं 1965 की, तब भी उसने कमज़ोर समझकर गलती की और फिर उसने खुमियाजा भुगता। अगर हम बात करते हैं 2019 की, ज़्यादा दूर नहीं जाते, 2019 की बात करते हैं, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड की अगर हम बात करें 27 फरवरी, तब भी उसने गलती की, कमज़ोर समझकर हमला किया, लेकिन फिर उसने खुमियाजा भुगता। तो ये क्यों है? हमारा दुश्मन क्यों ऐसा सोचता है कि हम कमतर हैं तो हम कमज़ोर हैं? क्यों? हमेशा याद रखिएगा कि जैसा कि आप 12 कह चुके हैं कि जज्बा दुश्मन में जिसका कि ताल्लुक़ हमारे अकीदे से नहीं होता, अगर मैं आपको वापस ले चलूँ तारीख़ के औराक को पलटते हुए, तो आप बद्र का हवाला देख लीजिए, 313 जवाब में 1000, ओहद का हवाला देख लीजिए, खैबर का हवाला दे सकता हूँ आपको मैं, खंदक का हवाला दे सकता हूँ। तो दुश्मन पे होते ही उनकी आंखों के आगे पर्दे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें ये जज्बा नहीं होता ना, ताकत के गरूर में आ जाते हैं, ताकत के गरूर में उनकी आंखों के आगे पर्दे पड़ जाते हैं, इसलिए कि अपने आप को हमारी जगह पे वो रख नहीं पाते, इसलिए कि उनकी आंखों के आगे पर्दे हायल होते हैं ना। वो कहते हैं हमारी अददी तादाद ज्यादा है, असले कामबार है, हथियारों के वाफिर मिकदार मौजूद है, हम इनको वैसे ही, जैसे मैंने कहा था लाहौर में जाके शाम को, आपने तो चाय कहा ना, उन्होंने कुछ और कहा था, वो मैं अभी बताना या मुनासिब नहीं समझता, एक गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, जैसे कि वो लोग जामे जम से तो मेरा जामे से फाल अच्छा है, इस तरह की उनकी फरसुदा ख्यालात थे। लेकिन दुश्मन अभी भी ये सोचता, अभी भी हमें वही कह रहे हैं, अफगानिस्तान में दांत खट्टे किए, अभी भी यही कह रहे हैं, किसी न किसी ताक में है, और कुछ नहीं तो कश्मीर पे हमला कर दूं, और कहीं नहीं तो छोटे से बॉर्डर पे पाकिस्तान के हमला कर दूं।
अल्लाह करे ऐसा करते रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 2019 का सबक शायद उन्होंने सीख लिया और वो दोबारा नहीं करते। अभिनंदन वाले की बात, अभिनंदन वाले की एग्जैक्टली मैं बात करूं, जब हमने जहाज से उतार कर उनको चाय पेश की थी, उन्हें चाय पिलाई थी, उनको वापस भी किया और पूरी दुनिया को हमने बताया कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम दिफा करना जानते हैं, हम कभी भी पहल नहीं करते किसी भी चीज़ में, और वैसे भी हम इस्लाम के मानने वाले हैं। आपने तारीख का हवाला दिया, कुछ जंगों का आपने हवाला दिया, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप 1965 की जंग का भी कुछ तारीखी पस मंजर बता दें हमारे नाज़रीन को, जो कि बाद में पैदा हुए उनको नहीं पता। पस मंजर यही है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन किया था कश्मीर में, जिब्राल्टर, उसके जवाब में, जी हाँ, उसके जवाब में, और जिसको कहते हैं एक है हमारा टेनिस की, उसमें भी इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, अभी ग्रैंड स्लैम, अच्छा जी अभी आ गई, ग्रैंड स्लैम कहा जाता है उसको, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, नहीं जाऊंगा उसमें। तो उसके जवाब में उन्होंने अपनी तौर पे लाहौर पे हमला किया, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका पहले से ख्याल था, ठीक है, उनका पहले से ख्याल था कि उन्होंने, अगर ऐसा ना होता तो हमारे रेंजर्स पहले बॉर्डर फोर्स क्यों मुकाबला करती, बिल्कुल, अगर हमें पहले पता होता तो उन्होंने ये हमला किया, उनको कतई उम्मीद नहीं थी और हमें इस पस मंजर में, क्योंकि याद रखिएगा अभी भी आजकल भी आप देख लीजिए जो 2019 में मोदी ने किया मकबूजा कश्मीर में, वो कश्मीर के जज्बे हुर्रियत को शिकस्त नहीं दे सका और बारहा पाकिस्तान पे बहुतान तराशी करते रहते हैं, इल्ज़ाम धरते रहते हैं कि पाकिस्तान उनको लड़ा रहे हैं। अरे भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मुल्क कब तक किसी बंदे को कह सकता है, कब तक सहारा देगा? और आपने तो सारे बॉर्डर्स पे खारदार तारे लगा दी, इतने ऊंचे ऊंचे टावर कायम कर लिए, तो अभी हम कहां से भेजेंगे आपको? और कश्मीर के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनकी 7 से 8 लाख फौज है मौजूद है, और इतनी 7 से 8 लाख फौज तो पाकिस्तान की कुल अफवाज की तादाद है। अगर कश्मीर के अंदर ये फिर भी सोचते हैं तो फिर इसका मतलब है कि उनकी फौज की नाकामी है ये, कि जितनी उनकी टोटल फौज है उतनी तो सिर्फ उनकी कश्मीर में है। आपने कहा ना पस मंजर यही है, हमेशा उन्होंने हमें हल्का जाना, हमें कमजोर जाना, और सबसे बड़ी बात है कश्मीर उनके जो कहते हैं आप थॉर्न इन देयर थाई, कि उनके उसमें एक कांटे की तरह चुभता रहेगा। इसलिए कि जो मर्जी हो, गलत नहीं, मुशर्रफ ने कहा था कि अभी नामुकम्मल एजेंडा है आज़ादी का, इसलिए कभी भी देख लीजिए कितनी कोशिशें हो रही हैं, जम्मू में हिंदू आबाद कर दिए, लद्दाख में बुद्ध आबाद कर दिए, किसी तरीके से अगर जो 1948 की जो यूएनओ की कॉन्फ्रेंस थी जिसके तहत इस्तिस्वाब राय, रेफरेंडम भी आप कहते हैं, इस्तिस्वाब राय इसको कहते हैं, सही लफ्ज़ है उसके लिए, अगर वो किया जाए, प्लेबिसिट इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम, अगर वो वहाँ करवाया जाए तो ये अददी कुव्वत को हम, वो इजराइल वाला तरीकाकार जो इजराइल अरबों के साथ, पहले वहां पर अपने लोग बसा दो फिर करवा दो रेफरेंडम, ताकि जो पता लगे कि जी वो तो इंडिया के साथ और फिर वो वही जो कि 2 कौमी नजरिया था कि जहां जहां मुसलमान अक्सरियत में है वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं उनके तहत शऊर में वो चीज़ उनको खटकती रहती है। लिहाजा उसको ख़त्म करने के लिए, कश्मीरियों को दबाने के लिए वो पाकिस्तान पे हमलावर होते रहते हैं कि तुम जिसमें मान करते हो, देखो हमने उसको बिल्कुल रौंद के रख डाला, लेकिन हम कोई तरने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर हम ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें कि 1965 में, मैंने जैसे अपने स्टार्ट में ही बताया शो के, कि पाकिस्तान के पास वसाइल बहुत कम थे। हम सब ने पढ़ा है कि 1947 में जब पार्टीशन हुई, जब बॉर्डर अलहदा हुए हम दोनों ममालिक के, तो जो पाकिस्तान के हिस्से में जो जंगी सामान था, जंगी सामान के अलावा जो ऑफिस के सामान भी थे वो बड़े नकारा किस्म के आए थे, जंगी सामान भी बहुत कम आया था। लेकिन अब की अगर हम बात करें, जो हमारी अब की फ़ौज है वो बड़ी जदीद फोर्स है और बड़ी जदीद फ़ौज है वो, तो अब की फ़ौज का जज्बा भी ज़ाहिरी सी बात है वैसा ही है जैसा 65 में था। तो एक तो वो ट्रेलर देख चुके हैं 2019 में, तो अगर अब वो हमला करते हैं, अब आपका फ़ौज से ताल्लुक़ है, तो आप बताएं कि फ़ौज का रद्द अमल अब कितना बुरा हो सकता है उनके लिए। मैं आपको बताता चलूं, आपने जिक्र किया बंटवारे का या पार्टीशन का, तकसीम का, उसमें ना सिर्फ ये किया बल्कि गांधी को मन भरत उसको रखना पड़ा, भूख हड़ताल करनी पड़ी। अगर पाकिस्तान के हिस्से के पैसे आपने अदा ना किए तो मैं मरने तक भूख हड़ताल करता रहूंगा, जिसके जवाब में उसको गोडा ने दहशतगर्द तंजीम की, जो आजकल भी आरएसएस उसको कत्ल कर दिया गांधी को, गांधी के कहने पे दिए, फिर भी पैसे पूरे नहीं दिए,
फिर भी पैसे पूरे नहीं, पैसे भी कम दिए, वसाइल भी नहीं दिया, असला भी नहीं दिया, फैक्ट्रियां पहले बहुत कम थी, बहुत ज्यादा। एक तारीख, एक बाब खुल जाएगा, मैं बोलता चला जाऊंगा, इस मौजूद से हट जाऊंगा। आजकल याद रखिएगा, हमारी आजकल की फौज को पुरानी फौज में क्या सबकत हासिल है, क्या फौकियत हासिल है, 2-3 पहलू बताता चलूँ। जी जी। हमें जब इन्होंने देखा कि हमें ये मुहाज पे नहीं हरा सकते, खुली जंग में नहीं हरा सकते, तो उन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। कभी हमारे खिलाफ दहशतगर्दी कर दी, कभी हमारे खिलाफ सुसाइड हमले करवा दिए, कभी बलोचिस्तान को अलग करने की बात की, कभी सिंधु देश का नारा लगाया, कभी अफगानियों को उकसा दिया, पाकिस्तान के खिलाफ उकसा दिया, कभी केपीके को जो नाम दे दिया उनको बनाने की बात की कि जी वो अलग चला जाएगा और ये हो जाएगा, वो तंजीमें भी बना दी जो सपोर्ट भी बेशुमार बना दी। लेकिन याद रखिएगा कि आजकल की फौज ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ के और अपना जवान खून पेश कर करके इतनी बैटल हार्डन हो चुकी है, इतनी कुंदन बन चुकी है कि इंडिया को अंदाज़ा नहीं है कि अभी हमारे जवान जो हैं, फौज में एक तरीका होता है, हमेशा जो जवान होता है ना, जवान तो सारे ही होते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट भी होगा ना, सेकंड लेफ्टिनेंट, एक फूल वाला, वो भी लीड करेगा अपने जवानों को, और सबसे पहले वही जामे शहादत, फॉलो मी का नारा है फौज, यस, नोश फरमाएगा। उसको ये नहीं पता कि हमारे सारे जो जवान हैं, लेफ्टिनेंट, कप्तान, वो भी इतने ज़्यादा कुंदन बन चुके हैं। अभी तो मेरा मशवरा होगा क्या बना हिंदुस्तान को अभी ना करो, अभी 65 के 71 वाली फौज नजर आपको नहीं आएगी, बल्कि इतने ज्यादा तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं, जिसकी वजह से अभी, और ये सबसे बड़ी बात, हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं, और हम इस्लामी दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर है, और में भी आखिरी हो, बाकी को तो बनने नहीं दे रहे ना। ईरान कोशिश करता है, सैंक्शंस लगा देते हैं, इराक ने कोशिश की और 1981 पे उस पर हमला कर दिया, और सीरक प्लांट जिसका नाम था बगदाद के करीब, उसमें हमला कर दिया इसराइल ने, 15 जहाज़ों में हमला कर दिया। अलग बात है कि मैं यहाँ खोलना नहीं चाहूँगा, खुलना नहीं चाहूँगा, इस्लामी ममालिक भी हमारे साथ मिले हुए थे। आपने टेररिज्म के खिलाफ, आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का जिक्र किया। मैं अपने नाजरीन को एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की वो वाहिद फ़ौज है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है। अगर हम बात करते हैं अमेरिकन फ़ौज की, देख लें वो किस तरह कितने अरसे बाद ज़लील ख्वार होकर बाहर गई है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को बाहर निकाला है। तो आप एयरफोर्स का बताएं कि आज की एयरफोर्स में MM आलम जैसे आज भी सपूत तो हैं, लेकिन जहाज़ जो हैं वो सेबरा F7 इनसे काफ़ी बेहतर हैं। देखिए जी, सेबर F104 जिसको स्टार फाइटर भी कहते हैं, अमेरिका में देखे गया था, ये बता चुका हूँ आपको, कोरियन वॉर के इख्तिताम पर 53 में। तो आजकल तो भाई JF-17 की बात कीजिए आप, और आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ऑल वेदर फ्रेंड फराहम किया है चीन की सूरत में। इनको सीपेक भी खटक रहा है ना, सीपेक भी खटक रहा है। तो आज 6 सितंबर के हवाले से खुदारा मेरी अपनी नई नस्ल से, और मैं यहाँ UCP में हूँ तो उस्ताद मैं फिज़िक्स का, लेकिन मैं पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ाता हूँ। अच्छा। सिर्फ इस जज्बे हुब्बुल वतनी को उनमें सरायत करने के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल, उनको बताने के लिए कि बेटा लोगों की बातों में मत आइए, ठीक है। यही तो हमें चाहते हैं, जब हमें मुहाज़िर जंग पे शिकस्त, खुली जंग में आमने सामने आके नहीं मार सकते, तो हमें पीछे से अपने लोगों से हमलावर होना चाहते हैं, कल्चर इन्वेड करते हैं, फिफ्थ जनरेशन वॉर जिसको आप कहते हैं, ठीक है। सो खुदारा इनकी बातों में मत जाइएगा, ठीक है। आपको वो चाहते हैं कि फौज को मातूब करेंगे, उसको मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे, और याद रखिए फौज कभी भी नहीं लड़ सकती जब तक अवाम उसके पीछे, क्योंकि कौम लड़ती है, पूरी फौज आगे होती है लेकिन उसको सपोर्ट जो वो कौम के होते हैं। वैसे भी एक कहावत है कि अगर आपने किसी मुल्क को शिकस्त देनी है तो उस मुल्क की अवाम को, उसकी फौज, उनके मुहाफिजों के खिलाफ कर दो, क्योंकि जब उनके मुहाफिज उनको अपने कातिल लगेंगे तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। तो लिहाजा आज की दिन के हवाले से, 6 सितंबर यौम दिफाए यौम शोहदा के हवाले से मेरी दस्तबस्ता गुजारिश होगी अपनी आइंदा आने वाले, क्योंकि आप लोग हमारा कल हैं, बिल्कुल, ठीक है। मुझे आप लोगों में अपना मुस्तकबिल नज़र आता है, तो मुस्तकबिल को मैं नहीं महफूज बनाऊंगा उस्ताद, और कौन बनाएगा। इसलिए खुदारा इस मनफी प्रोपेगंडे से अपने आप को अलग थलग रखिए, और एक और तरफ आपकी
तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आप एक पहलू को और उजागर कीजिए। अगर हम सकाफती लिहाज से, मैं ये मेरा अगला सवाल था बिल्कुल कि अगर हम सकाफत के लिहाज से बात करें, क्योंकि 1965 की जो जंग है वो फनकारों के बगैर नहीं लड़ी जा सकती थी। जैसा कि मैं पीटीवी का जिक्र कर चुका था पहले भी, कि वहाँ पर एक फ़ौजी से पूछा गया था कि वो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको बॉर्डर के ऊपर गरमाए रखा था, तो उन्होंने कहा था कि जी मिली नगमे। तो इस हवाले से ज़रा रोशनी डालें, हमारे नाजरीन को ज़रा बताएं। देखिए, फ़नकार जो होते हैं ना, ये किसी मुल्क के जो अदब के लोग होते हैं, मौसीकी के लोग होते हैं, फिल्म के लोग होते हैं, टीवी के लोग होते हैं। एक ही टेलीविज़न था लाहौर, 1964 में कायम हुआ, ठीक है। तो अगर मैं शोरा का जिक्र करूं, तो जैसे आपने ए राहे हक के शहीद हो, आपने पहले अपने इंट्रो में कहा, बिल्कुल, तनवीर नकवी साहब मरहूम, ठीक है। उसके बाद आ जाइए जमीलुद्दीन आली, ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले। उसके बाद कहाँ कहाँ आप जाइए, पुत्र हटाते सूफी तबस्सुम मरहूम, करनैल नी जरनैल नी, मेरा ढोल सिपाहिया तेनों रब दियां रखा, ये सारे सूफी तबस्सुम साहब के, ठीक है। लेकिन इनको सबसे जो आगे था, सबसे आगे जो लीड कर रही थी ना, वो मदाम नूर जहां थी, मैडम नूर, इनको मलका तरन्नुम कहते हैं। अयूब खान ने इनको मलका तरन्नुम का खिताब दिया था, मेलोडी क्वीन जिसको कहा, 65 की जंग के बाद। जी जी, मेलोडी क्वीन। तो इनकी बेटियां बीमार थी, 2 बेटियां बीमार थी 3 में से। ये वागा के बॉर्डर पे जाके उन्होंने ए पुत्र हटाते नहीं विकदे सबसे पहली दफा पढ़ा था। जी, जज्बा था, ये अवाम का जज्बा था, ठीक है। तो ये फनकार इस तरह के, इस तरह शौकत अली, मसूद राना, साथियों मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन। उसके बाद देखिए कितना धीमा गाने वाला मेहदी हसन साहब, खित्ता लाहौर तेरे जानिसारों को सलाम, शहरियों को, गाजियों को, शह सवारों को सलाम। और उसके बाद देखिए और भी, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्दे मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, क्या। फिर उसके अलावा देख लीजिए इनायत हुसैन भट्टी, वो भी अमर हो गए कि क्या नाम लेते हैं, जंग खेड़नी होती जनानियां दी, उन्होंने गाया। तो मैं क्या क्या बताऊं आपको। सो पूरे का पूरा जो था ना पाकिस्तान, मैंने हैसल कौम, वो ऐसे लड़ा यकमुश्त होके, जैसे आप खोल दें, लियाकत अली खान ने कहा था, अगर आप इकट्ठा कर लें तो एक मुश्त बन जाती है, एक मुक्का बन जाता है। और पाकिस्तानी कौम की यही खासियत रही है कि अंदरूनी मामलात में बेशक एक दूसरे के खिलाफ हों, लेकिन जब बैरूनी मामलात की बात आती है, जब दुश्मन कोई बाहर के मुल्क आ जाए, तो फिर ये सारी कौम जो है ये मुश्त बन जाती है। ऐसे ही। तो आप ये बताएं जाते जाते, कोई हमारी कौम को, हमारी आज की नस्ल को, जो यंग जनरेशन है, जो आने वाली नस्ल है, आज की नस्ल और जो कल आएगी नस्ल, उसके लिए आप क्या पैगाम देंगे? जी, मैं एक पैगाम दूंगा कि पाकिस्तानी होने के नाते यकीन कीजिए, जो कौमें अपना माजी भुला देती हैं ना, उनका मुस्तकबिल कभी महफूज नहीं हुआ करता। बहुत बड़ी बात है ये। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा जज्बे हुब्बुल-वतनी से, जहानत से सरशार है नई नस्ल आप जैसी। एक मुझे कमी नज़र आती है, जो 65 दिन 6 सितंबर को उठ के जिस तरीके से बॉर्डर का रुख किया जाता था, जिस तरीके से बच्चे परेड देखने आते थे, अभी मुझे वो जोश जज्बा मफकूद नज़र आता है। बिल्कुल, उसमें कमी नजर आती है। खुदारा इस जज्बे को उजागर कीजिए, हुब्बुल वतनी को उजागर करना चाहिए। हुब्बुल वतनी है आप में, मैं ये नहीं कहूँगा कतई तौर पे। अच्छा। मैं कभी नेगेटिव बात नहीं करता, नहीं, उस्ताद को कभी मनफी बात ही नहीं करनी चाहिए, सिर्फ चाहता हूँ उसको दोबारा से उजागर कीजिए, बढ़ा लें, दोबारा उजागर कीजिए। जहाँ कहीं सो गया ना, उसको बेदार कीजिए और अपने दिल में समो लीजिए, ताकि आप अगली 6 सितंबर को मेरे इस पैगाम के मुताबिक आप फिर सुबह उठिए और उठ के बॉर्डर का रुख कीजिए। आप देखिए जगह जगह असले की नुमाइश दिखाई जाती है, फौजी खड़े हुए आपको दे रहे होते हैं, आपको प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, आपको लेक्चर दे रहे होते हैं। आप जब जाएंगे ना, छौनी का रुख करेंगे, बॉर्डर पे मत भी जाइए, छौनी का रुख करेंगे ना, तो जो हमारे फौजी जवान होते हैं उनका जज्बा आसमान को छूना, और उनको देखकर आपको भी फख्र महसूस होता है कि ये हमारे मुहाफिज हैं, ये जाग रहे हैं। तो आप सोते भी रहें, सुकून से सो सकते हैं, आप सुकून से सो सकते हैं। तो यौम दिफा के बारे में बात हो गई जी, आज यौम शहदाए पाकिस्तान भी है जी। और 65 की जंग कैसे बहुत से लोग हैं जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड अफवाजी निशान हैदर मिला। तो मेजर अजीज़ भट्टी हैं, काफ़ी ऐसे लोग और भी हैं, इनके बारे में ज़रा बताएं कि इनकी क्या, इनकी मेहनत थी, इनकी कोशिश थी, इनकी क्या इन्होंने किया, कारनामा क्या अंजाम दिए जिसके ऊपर इनको
निशान हैदर मिला? देखिए, मेरे नज़दीक तो कोई भी शहीद जो होता है उसने सबसे बड़ा इनाम पा लिया खुदा के यहाँ। खुदा कि तुम नहीं जान सकते, वो मेरे यहाँ रिस्क पा रहे हैं, उसको मुर्दा मत कहो, उसको मुर्दा मत कहो, यही कहा जाता है ना। लेकिन निशान हैदर उस शहीद को दिया जाता है जो ऐसा कारनामा अंजाम दे दे जो कि इंसान के शाऊर से बढ़ के आगे हो, जिसको आप सोच भी ना सके। सो अजीज़ भट्टी लादियाँ के रहने वाले थे, खारी के करीब एक जगह है गुजरात में, जिला गुजरात में लादियाँ, वहाँ के रहने वाले थे। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, ठीक है। और इस इलाके ने और भी बड़े पैदा किए, आपको जो नज़र आ रहे हैं, और भी शबीर शरीफ जो कि आपके साबिक आर्मी चीफ के भाई भी हैं, राहिल शरीफ के भाई भी हैं, वो भी उस इलाके के थे। तो ये निशान हैदर बेशुमार उनको राशिद मिनहास को भी मिला, सवार मोहम्मद हुसैन को भी मिला, मेजर तुफैल को मिला, कैप्टन सरवर सबसे पहले शहीद जो थे, लालक जान को मिला, लांस नायक नहीं हवलदार लांस नायक मोहम्मद महफूज, सवार मोहम्मद हुसैन सिपाही, सवार जो आर्मड कोर होती है ना, टैंकों की जो दस्ता होता है उसको सवार कहा जाता, पहले क्योंकि घोड़सवार होते थे, बाद में टैंकों की जंग जी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। सो सवार को भी मिला, ठीक है, लालक जान को, और कैप्टन जो है कर्नल शेर खान इनको हम कैसे, उनको भी मिला। सो ये सारे के सारे जो निशान हैदर है ना, इनमें वो जज्बा उजागर करने के लिए जो कि हैदर का, हजरत अली का उनका जो लकब है, उनमें उजागर करने के लिए निशान हैदर दिया जाता है, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें देखें कि हमारे आबाओ-अजदाद ने किस तरह अपनी जान को जान आफरीन के सुपुर्द किया और वतन पे कुर्बान हो गए, और अगर जिंदा आ गए तो गाजी हो गए। आज तक हम उनको सैल्यूट करते हैं, खराज तहसीन। अच्छा, एक छोटा सा इसी के हवाले से सवाल है, निशान हैदर कि मेरा भी सवाल है कि निशान हैदर क्या जंग में शहीद होने वाले बंदों को ही मिलता है? जी, कारनामे देते, मतलब कोई गाजी अगर कारनामा सर अंजाम देकर आए, उसके लिए कौन सा अवार्ड है सबसे बड़ा? जी, बेशुमार अवार्ड है निशान हैदर। ये बहुत ज्यादा फौज में एक इस पे डिबेट चलती है, ये शहीद के जिंदा को क्यों नहीं, इसलिए कि एक तो सबसे बड़ी बात है, निशान हैदर के प्रोटोकॉल को आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। अच्छा, निशान हैदर अगर जिंदा आ जाएगा ना, तो उसको आर्मी चीफ को भी अपनी जगह से बुलंद होके उसको सैल्यूट करना पड़ेगा। ये रिस्पेक्ट है निशान हैदर जिसको मिलता है उस बंदे की। इससे भी आगे बढ़ा दूं कि ऐसा नहीं है, वो जो निशान हैदर के जो लेने वालों के जो वालिदैन आते हैं ना, अभी भी आर्मी चीफ उठ के अपनी जगह से उनके पास जाके उनको सलाम करते हैं, झुक के। तो ये निशान हैदर एक बना हुआ है ना जी, एक, क्योंकि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो याद रखिए बेटा, शहादत के बाद फिर अगर आप निशान हैदर जिंदा को भी दे देंगे, तो शहीद को क्या देंगे जो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देगा? बिल्कुल ऐसे ही। लिहाजा इसको शहादत से जोड़ना, इसको इससे मस करना, पैवस करना बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल है कि हमारे नाजरीन को पता लगे कि सुनने में आता है कि 7 मुख्तलिफ मकामात पर भारत ने जो था वो हमला किया था। उन 7 मुख्तलिफ मकामात में वो कौन कौन से मकामात थे? एक तो वाघा बॉर्डर हो गया, बाकी कौन कौन से थे? जी, सियालकोट आपने छेड़ ही दिया, चिविंडा अभी आपने छेड़ ही दिया है फौजी को, तो फिर थोड़ा सा सुन लीजिए जरूर कि खेमकरन, उसमें क्या कर, इफ्तिखाराबाद जिसका भी नाम पड़ गया, वो उसका गुजरात के पास, वहाँ भी छेड़ दिए। लाहौर में देख लीजिए, वाघा हो गया, कहाँ उन्होंने हमला नहीं किया। लेकिन सियालकोट में, चिविंडा में कहते हैं इससे पहले रोमेल की जो मोंटगोमरी से लड़ाई हुई थी अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, इसको कहा जाता है अल आलमीन, ये लीबिया के पास एक जगह है, वहाँ बहुत खूनरेज़ जंग हुई थी। लेकिन चिविंडा की जंग ने उस जंग को भी मात कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये टैंकों की सबसे बड़ी जंग थी अभी तक दुनिया में, आज तक सबसे बड़ी जंग है टैंकों की। हमारे चंद टैंक थे, लेकिन हमने चिविंडा को, दुश्मन को टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। बिल्कुल। तो ये 1965 का अगर मैं उसमें टेक अवे लूँ ना, तो ये सबसे बड़ा टेक अवे है जो आप अभी पूछ रहे थे ना कि इंडिया को क्यों नहीं हमला करना चाहिए। अगर हम चंद टैंकों के साथ उनके सैकड़ों टैंकों को नाकारा करके, और चिविंडा को टैंकों का कब्रिस्तान मैं नहीं कह रहा, बैनुल अक़वामी अखबारात ने कहा चिविंडा को हिंदुस्तान के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया पाकिस्तानी टैंकों ने। आखिर में एक आखिरी सवाल जी, कितना नुकसान हुआ था इंडिया का? देखिए जी, नुकसान तो कभी भी दुश्मन का नहीं पता लग सकता, लेकिन एक ही बात से आपको अंदाजा खुद ही कर लीजिए, आप मुझसे यंग हैं,
कि अगर 1 मिनट में 5 जहाज गिराए जा सकते हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 दिन के ऊपर कितने जहाज 17 दिन ये जंग चली थी और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी 1 मिनट में अगर 5 जहाज गिरे थे तो फिर कितना नुकसान उसका हुआ। ये तो कभी भी दुश्मन अपना नहीं बताया करता, छुपाया करता है हमेशा। जी तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आज की डिफेंस डे स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसमें हमने अपने गाजियों को और अपने शहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई की और हमेशा की तरह एक बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम हमारे नाजरीन की नज़र किया और मैं आपसे बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आखिर में बस यही कि उम्मीद करता हूँ कि हम रहें या ना रहें, पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहे। और आखिर में एक नारा जो कि हर पाकिस्तानी के लहू को गरमा देता है, पाकिस्तान जिंदाबाद।